रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Zn प्लस H2SO4 एरोगेचिन ZnSO4 प्लस H2, Zn जिंक H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल ZnSO4 जिंक सल्फेट H2 हाइड्रोजन। तो ये क्या रासायनिक समीकरण क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक ये वाले हैं दोनों, ये पद ये अभिकारक हैं, एवं उत्पादों के प्रतीक उत्पाद ये वाले दोनों हैं के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करेंगे। रासायनिक सूत्र जैसे Zn और H2SO4 है, ये क्या है? रासायनिक सूत्र है। और इस साइड में जो उत्पाद है वे है ZnSO4, ये भी क्या रासायनिक सूत्र है। और H2 ये भी क्या है? हाइड्रोजन, ये भी क्या है? रासायनिक सूत्र। प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे अभिकारक किसे कहते हैं समझना। यहाँ पर ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है? जैसे इसमें लिखे हैं Zn प्लस H2SO4, ये क्या है? अभिकारक। इस साइड में इन्होंने भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन जो इस साइड में बनेगा वो क्या है? उत्पाद ZnSO4 प्लस H2, ये क्या है? इस साइड में ये उत्पाद बना। ये साइड में क्या है? अभिकारक है, इस साइड में उत्पाद। ध्यान रखने से उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4, ये क्या है? ये अभिकारक है, इस साइड में उत्पाद ZnSO4 प्लस H2, ये क्या बना? उत्पाद। Zn जिंक H2SO4, ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये इस साइड में है उत्पाद और इस साइड में ये अभिकारक। संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ये कहलाती है। जैसे इस साइड में ले हमने आयरन Fe, इस साइड में H2O, ये जल है, इस साइड में बना Fe3O4 फेरस ऑक्साइड, ये H2O 4H2O हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या है? देखो Fe के कितने यहाँ पर? 3, इस साइड में कितने हैं? 3, तो Fe के पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए आयरन के। ऐसी H2 के कितने हैं? H के 4 की 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8। H के 4 इस साइड में देखो H के कितने? 4 की 2 में गुना होगी कितने हो जाएंगे? 8। H के भी कंप्लीट है। O के सामने देखो क्या है? 4, यहाँ पर 4 है, तो O के भी साइड में कितने हैं? 4। ऐसी अगली इक्वेशन है H2 प्लस O2 एरोगेचिन H2O, जल बना है, पहले हाइड्रोजन गैस लिए प्लस ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर H के कितने यहाँ पर? देखो 2 की 2 में गुना करेंगे हम कितना हो जाएगा? 4। ऐसी ऑक्सीजन के कितने यहाँ पर? 2। ऐसे इस साइड में 2 की 2 में गुना करेंगे 4, H के कितने होंगे? 4। ऐसे इस साइड में 4 है और O के 2, और इसमें भी O के 2 है, सामने देखो O के 2, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसे अच्छे से याद करना सभी। देखो संयोजन अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण है कोयले का दहन, जैसे इसमें 2 या 2 से अधिक होंगे, 2 होंगे या 2 से अधिक क्या रहेंगे? अभिकारक इस साइड के रहते हैं। ये हमने क्या क्या लिया? कार्बन या कोयला प्लस ऑक्सीजन O2, ये क्या है? ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पर ये कोयला,
और दोनों की रिएक्शन करने से ये क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या था, ये दो अभिकारक थे, इस साइड में कितना बना है, एकल उत्पाद। इसी वजह से ये क्या है, संयोजन। संयोजन का मतलब क्या, ये सारा ज्वाइंट होकर एक साथ आ गया। इससे संयोजन भी बोलते हैं, संकलन भी बोलते हैं। और तो ध्यान रखना है इसके, ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। अगली है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब साथ ही पता है कि वियोजन का मतलब टूटना। पहले कोई एकल उत्पाद होगा या एकल अभिकारक, वो दो उसमें टूट जाएगा, तब बनाएगा क्या, उत्पाद। यहाँ पर ये क्या है, FeSO4। उदाहरण है पहला, फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर FeSO4 ये ले आया हमने। इससे कितने उत्पाद बने, देखो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पर कितने बन गए, देखो S के कितने यहाँ पर, पहले Fe के देखो, Fe के कितने यहाँ पर, दो। ऐसे ही Fe के यहाँ पर भी दो हो गए। S के कितने, दो। और इस साइड भी S के दो, कंप्लीट हो गया। S के भी ओके कितने, चार की दो में गुना होगी, 8। ओके इस साइड में 3 और 2 5, 5 3 8, इस साइड भी कंप्लीट हो गए। आगे देखो सेकंड, कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। CaCO3, CaCO3 एरोगेचिन, इससे क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या है, ये एकल अभिकारक है, और इस साइड में दो उत्पाद बने हैं, एक तो CaO और CO2। ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ से ये टूट गए, अलग अलग हो गए, तो ये क्या होगी, वियोजन अभिक्रिया। थर्ड पॉइंट देखो इसका, सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है ये। 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इससे क्या क्या बनेगा, एक तो Ag क्या होता है, सिल्वर जिसे बोलते हैं चांदी, प्लस Br2 ब्रोमीन। यहाँ पर ये क्या है, एकल अभिकारक है, इस साइड में क्या बनेंगे, दो उत्पाद, एक तो Ag एक Br, ये Br2 ब्रोमीन। और आगे इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ध्यान रखना इसे भी अच्छे से। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसमें उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण पहला, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन का मतलब क्या है, प्राकृतिक गैस कौन कौन सी है, एक तो मैथेन, ध्यान रखना, CH4, इसका एक नाम और है मार्स गैस। मार्स गैस, मार्स गैस। एक बायोगैस, इसे बोलते हैं बायोगैस, ध्यान रखना इसे भी, बायोगैस। मार्स गैस, बायोगैस, इसी के नाम है CH4। ये पूछी जा सकती है, प्राकृतिक गैस भी है, नेचुरल, प्लस 2O2। जैसी इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, हमेशा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जल और कुछ ऊर्जा भी उत्सर्जित होगी। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2 मीन्स जल और ऊर्जा। इस वाले इक्वेशन को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया पूछी भी जा सकती है। आगे देखना, अगला क्या है, सेकंड, श्वसन एवं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये बताना ये क्वेश्चन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य जब जीवित रहेगा उसे ऊर्जा की आवश्यकता है, और उसे ऊर्जा वो किस चीज़ से मिलेगी, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, भोजन से।
पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जो पाचन क्रिया के समय जो खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, क्या टूट जाता है? भोजन। भोजन वो किस में टूट जाता है? खाद्य, जैसे पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं भोजन। जैसे चावल अलग है, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल और आलू तथा ब्रेड में क्या पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। देखो इक्वेशन क्या है यहाँ पर, ये क्या है? ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है यहाँ पर? ग्लूकोज का फॉर्मूला या फ्रक्टोज, दोनों सेम ही है, प्लस ऑक्सीजन गैस। जैसे ही इन दोनों का दहन करेंगे, जैसे ही ये हमने ग्लूकोज अपने शरीर में ग्रहण की या कार्बोहाइड्रेट से ये प्राप्त हुई, तो उसका क्या होगा? दहन होगा। दहन किससे? ऑक्सीजन गैस। जैसे ही हम ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो दोनों का क्या होगा? दहन। दहन होने के बाद क्या बनता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक जल, एक ऊर्जा। और तभी हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी। एनर्जी कब मिलती है? जब हम भोजन ग्रहण कर लें, उसके तुरंत बाद कम से कम 1 घंटे बाद हमें ऊर्जा मिलनी स्टार्टिंग हो जाए। जैसे यहाँ पर क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2। ये क्या? ऑक्सीजन गैस। दोनों की रिएक्शन करने से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा H2O प्लस ऊर्जा। तीनों चीज मिलती है। इन्हें क्या बोलते हैं? इस साइड के ये उत्पाद हैं। ये तीनों के उत्पाद। इस साइड में दो हैं अभिकारक या क्रिया कारक भी बोलते हैं, इन्हें क्रियाफल भी बोलते हैं। ध्यान रखना इन्हें। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसे भी ध्यान रखना। जो साग सब्जी जो विघटित हो जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कंपोस्ट बनना। कंपोस्ट बनने का मतलब क्या है? जो खाद बनता है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है, जो देसी खाद होता है वो। आगे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऊर्जा का अवशोषण कैसे होता है? उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्लस, उदाहरण पहला H2 प्लस I2। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस, प्लस I2 आयोडीन और प्लस ऊर्जा। आज जैसे इन तीनों की रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद क्या मिलता है हमें? HI हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। यहाँ पर H के कितने हैं? 2 और I के कितने हैं? 2। ऐसे यहाँ पर H की भी 2 होगी और I की भी 2 होगी। ऐसी सेकंड इक्वेशन है N2 प्लस O2। N2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा, तो इससे क्या बनेगा? 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ध्यान रखना इसमें एक इक्वेशन ध्यान रखना, सभी नहीं, ज़्यादातर या तो फर्स्ट ध्यान रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है, ध्यान से देखो। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? यहाँ पर हमने क्या लिया? Zn जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। जैसे ये SO4 है, SO4 किसके साथ चला जाएगा? Zn के साथ, और ये Cu अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ZnSO4, ये आगे ZnSO4 प्लस Cu अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या है? ये क्या हुआ? यहाँ पर विस्थापन, जो Cu था वो अकेला रह के SO4 इसके साथ जुड़ गया। यहाँ पर ZnSO4, तो यहाँ पर क्या हो गया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल भी ध्यान रख सकते हो, Fe आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। इससे क्या बनेगा? देखो SO4 किसके साथ जाएगा? आपके Fe के साथ, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu अकेला रह जाएगा। ध्यान रखना इसे भी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना इसे अच्छे से। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है समझने से। उदाहरण है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ऐसी BaCl2 बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जो Ba है वो किसके साथ जाएगा? SO4 के।
BaSO4, यहाँ पर आ गया बेरियम सल्फेट। ऐसी Na है वो किसके साथ जाएगा, Cl2 के साथ, NaCl। तो NaCl क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। और Na के कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 आ गए। और Cl के भी कितने हैं, 2, तो Na के भी 2 हो गए, Cl के भी, तो ये क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। इसे ही बोलते हैं शुद्ध भाषा में नमक। आगे उपचयन अभिक्रिया। चयन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझना यहाँ पर, ऑक्सीजन की वृद्धि, यहाँ पर क्या है, 2Mg + O2 है। ये O किसके साथ आ गया, Mg के साथ। और Mg के कितने यहाँ पर, 2 हैं। और O के भी कितने यहाँ पर, 2। तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो Mg के भी 2 होगी और O के भी 2 होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि, और हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें, तो त्याग कैसा होएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होके इसके साथ, ध्यान रखना। ऐसे यहाँ पर 2Cu + O2 है, ऐसी O2 किसके साथ चला जाएगा, Cu के साथ, ये क्या बन जाएगा, 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। आगे देखो अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का क्या हो, त्याग, इसमें ऑक्सीजन का होगा त्याग। यहाँ पर जो त्याग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ध्यान रखना। उदाहरण क्या है इसका, CuO + H2, यहाँ से O हट जाएगा, क्यों, O का यहाँ त्याग होगा ऑक्सीजन का, O किसके साथ चल जाएगा, H2 के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, Cu + H2O। और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि, क्यों, O इसके साथ चला गया, किसके, H2O, H2 के साथ। आगे ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। देखो उदाहरण एक साथ देखना, यहाँ पर देखो, उपचयन पहले बताई थी, उपचयन क्या है, H2, यहाँ पर क्या होगी, O की वृद्धि हो जाएगी, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन का त्याग होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, H2 के साथ क्या जुड़ गया, यहाँ पर O, ये जुड़ गया, यहाँ पर जो ये O था वो H2 के साथ चला गया। और अपचयन में क्या होगा, यहाँ से O हटेगा, O की क्या होगी यहाँ पर, कमी, और इसमें क्या हुई, वृद्धि। तो जब वृद्धि होगी तो उसे बोलते हैं उपचयन, लेकिन जब कमी होगी ना O की तो उसे बोलते हैं अपचयन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, दोनों संचारण पूछे जाते हैं, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव क्या क्या है। संचारण, पहला, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। उदाहरण है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, देखा होगा आपने, जब चांदी की माला या कुछ भी रहे या चांदी के बर्तन रहेंगे उस पर क्या होगा, काली परत चढ़ जाएगी। ऐसे तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, जो तांबा रहता है तांबे के ऊपर क्या होता है, हरी परत का चढ़ना। ऐसे ही लोहे पर जंग लगना, लोहे पर तो सभी ने देखा होगा, लोहे पर क्या होता है, जंग लग जाता है। जब कोई भी चीज़ है कि हम पानी में खड़ी करते हैं, पानी के आसपास वहाँ पर नमी होगी, नमी होने की वजह से क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, वहाँ पर रिएक्शन करेगी, किसके साथ, नमी के साथ, तो वहाँ पर क्या होएगा, संचारण में क्या होता है, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन को भी। देखो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। विकृत गंधिता, ध्यान रखना इसे भी, तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। जैसे देखा होगा आपने सभी ने, जो आलू की चिप्स की थैली आती हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। वो क्यों, जिससे कि वे जो चिप्स हैं वे बेकार ना हो में और उन्हें बेकार होने से बचाया जा सके। एक तो उनमें विकृत गंध का
मीन्स होता है कि जिससे कि उसमें एक गंध ना होवे और वे ज़्यादा दिनों तक अच्छे से चल सके। नहीं तो वे क्या होंगे, उनमें गंध हो जाएगी, गंध होने की वजह से ही वे बेकार हो जाएंगे। अब बेकार की वजह से ही वे ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेंगी। तो इसी वजह से उन्हें बचाने के लिए उसमें क्या यूज होता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। किसमें? आलू की चिप्स की थैलियों में। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये पूछा गया है कई बार क्वेश्चन।